हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के जो सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, उस सैंपल पेपर का हम लोग क्या करेंगे, आज एनालिसिस करेंगे, है ना। और क्लास 10th के मैथमेटिक्स का मैं एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट फटाफट क्या करते हैं, शुरू करते हैं। फटाफट फटाफट शुरू करते हैं इसको। हाँ, तो ये हमारा क्लास 10th का क्या है, सैंपल पेपर है। अच्छा, इस सब तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे कर देता हूँ कि देखिए इसमें 5 सेक्शन होते हैं, है ना। ए बी सी डी ई करके 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें सेक्शन ए है क्या है, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, है ना। जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और उस ऑप्शन को आपको सर ए बी सी डी में से क्या पिक करना पड़ेगा। और ये क्या रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा, है ना। उसके बाद सेक्शन बी जो है, ये सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन रहेंगे, जो कितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उसको फर्स्ट बोलते हैं यहाँ पर। और टाइप ये जो है क्वेश्चन जो है, ये 2 मार्क्स के होंगे। उसी तरह से सेक्शन सी जो होगा वो 6 क्वेश्चंस होंगे, आपको इसको शॉर्ट आंसर सेकंड में दिया गया है। और ये टाइप ये जो है इसका 3 मार्क्स का इसमें रहेगा। ठीक है, और उसके बाद डी का जो होगा, जो सेक्शन डी है वो 4 क्वेश्चन रहेगा उसमें सेक्शन डी में, और इसको लॉन्ग आंसर बोलते हैं। और ये जो है 5 मार्क्स कैरी करेगा, है ना। एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का करेगा। उसके बाद सेक्शन ई जो है 3 क्वेश्चन, वो केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और ये जो है 6 मार्क्स आपको दिया रहेगा विथ सब पार्ट्स 1 1, मतलब इसमें जो है, जो सेक्शन में है 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, इस तरह से इसमें रहता है सब मार्क्स और पार्शियल मार्किंग जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद कहता है, ये तो चलिए, ये सब तो चीज़ आपके स्कूल का में होगा, ये सब चीज़ आपको स्कूल में बताया गया होगा। और चलिए हम लोग फटाफट फटाफट चलते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में, जिससे आपको जो है एक गुड आइडिया लगे कि हाँ, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये सीबीएसई में आपको जो बोर्ड एग्जाम आएगा उसमें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको बताते जाऊंगा, और जैसे मतलब क्या प्रोसीजर है उसको करने का। ठीक है ना, और कितना मार्क्स, कितना लिखेंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा, ये सारी चीज हम लोग आपको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए मैं क्या करता हूँ। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चंस ले लेता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। इफ 1 0 of the quadratic polynomials is x square plus 3x plus k is 2, है ना। एक जीरो यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, यदि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 है, देन द वैल्यू ऑफ के इज यहाँ पर मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। इसे पेंसिल दिख रहा है। ये वाला ले लेते हैं। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज के, क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में आपको तो पता होगा कि देखिए हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है वो क्या है, 2 है। इसको कोफिशिएंट बोलते हैं ए, वो इसका क्या है ए बी सी, तो एक जगह क्या है 1 3, एंड ये क्या है कांस्टेंट के की वैल्यू है। और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो डिग्री है वो 2 है ना। और ये जो है फ्रैक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें एक इंटीजर है ना। तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। कह रहा है कि इसका एक जो है एक जीरोस, इसका एक जीरोस मान लेते हैं कि इसका एक जीरो अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा आपको 2 दिया हुआ है। अल्फा यदि आपको 2 दिया हुआ है तो कह रहा है कि फाइंड करो कि वैल्यू ऑफ के क्या होगा। अच्छा, ये यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह इसको सोचे हम लोग, के इक्वल्स टू 0 के, यदि मतलब इसका यदि 2 एक 0, ये यदि 2 है, एक पोलिनोमियल यदि इसका क्या कह रहा है 0, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 0, मींस कहने का मतलब है यदि इस इक्वेशन पे यदि मैं 2 रखूं, इस इक्वेशन में यदि 2 रखूं तो ये क्या जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज करता हूं इसमें से, ये क्या है अल्फा, क्या है अल्फा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके कितने जीरोस हो गए, दो जीरोस हो गए, 2 जीरोस होंगे, ये तो पता है ना कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के 2 जीरोस होंगे।
मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फार्मूला लगाता हूँ। क्या? एक मान के जिसका दूसरा बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -3 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? के। मीन्स यदि अल्फा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, बीटा की वैल्यू यदि हमको पता लग जाए तो के की वैल्यू पता लग जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू कितना है? अल्फा का अल्फा का वैल्यूज कितना है? 2 है। तो क्या हो गया? 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है? -3 मीन्स बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? -5। अब बीटा इक्वल्स टू यदि -5 हो गया, बीटा इक्वल्स यदि -5 हो गया और अल्फा कितना है? 2। 2 इंटू -5 ये क्या हो गया? के मीन्स के कितना हो गया? -10। इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि जो भी क्वेश्चंस होगा सब क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए, है ना? सेक्शन ए जिसमें हर एक क्वेश्चंस आपका 20 क्वेश्चंस रहेगा और 20 के 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के रहेंगे और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यदि आप इसको जानते हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, है ना? पर्सनल मार्किंग तो है नहीं, तो पूरा इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के जीरो हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। आइए खेलते हैं हम लोग। कह रहा है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हैज रियल, रियल रूट्स के लिए क्या होता है? रियल रूट्स के लिए रियल रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होता है? डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आपको सर बताए होंगे, ये क्या है? डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रियल के लिए। तो यहाँ पर यदि क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के रियल रूट्स हैं तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा? 16 माइनस 4 के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, रियल रूट्स के लिए रियल एंड इक्वल रूट्स, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया। अब देखिए -4 के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -16, माइनस से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये कितना आ जाएगा? ये 4 के लेस देन इक्वल्स टू 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? के लेस देन इक्वल्स टू 4, है ना? तो यहाँ पर आपको देखिए 5 नंबर रियल एंड इक्वल रूट्स के बात कर रहा है वो, तो ये डी इक्वल्स टू, यदि हमको रियल एंड इक्वल, ये तो क्या हो गया? रियल एंड दो रूट्स उसके डिफरेंट हो गए, मतलब ग्रेटर देन सीधा सीधा ग्रेटर देन कर लगा दें तो उसके रियल रूट्स मीन्स डी ग्रेटर देन लगा देते हैं तो अनइक्वल रूट्स आ जाता है। ये तो रियल रूट्स होता ही लेकिन क्या है? अनइक्वल रूट्स हो गया। लेकिन दोनों में से अब यदि आपको पूछा जाए कि भाई डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या हो गया? के लेस देन इक्वल्स टू 4, ये क्या हो गया? रियल एंड रियल रूट्स के लिए क्या हो गया? केस हो गया। ये रियल रूट्स के लिए क्या हो गया? कंडीशन हो गया। अब कह रहा है कि भाई रियल एंड इक्वल है तो इक्वल में क्या होता है? डी इक्वल्स टू 0 होता है, तो आपको डी यदि इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहां पर के की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ये सब क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। इस तरह से मैं आपको बस जो जो क्वेश्चंस कुछ कुछ होता है मैं उसको बताते जाऊंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा। ठीक है, आइए क्योंकि पूरा सेक्शन ई तक हम लोग क्या करेंगे? इसको कवर करेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। मस्त मजा आएगा ये सब क्वेश्चंस को देख करके, ये सब क्वेश्चंस को देख करके, सब क्वेश्चंस को देख करके मजा आना चाहिए अंदर से, है ना। साइन ए की वैल्यू 1/2 है, देन वैल्यू ऑफ सेक ए, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से करते हैं? अच्छा, फार्मूला से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी जो होता है, ये कॉस स्क्वायर ए, ये क्या कितना होता है? 1, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। अब साइन ए की वैल्यू 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर ए टू कितना हो गया? 1। तो ये कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया? 1 माइनस 1/4 कितना हो गया? 3/4। मीन्स कॉस ए की वैल्यू कितना हो गया? 3/√3/2। कॉस ए की वैल्यू हो गया। अब कॉस ए की वैल्यू तो √3/2 है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा? रिवर्स। ये इसका कॉस का रिवर्स कितना? 2/√3। तो 2/√3 वाला आंसर होगा इसमें? 2/√3 वाला आंसर नहीं है। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 माइनस 1/4, दैट इज 4 माइनस 1 3/4। कॉस ए की वैल्यू हो जाएगा √3/4, दैट इज √3/2। एक मिनट, तो यदि हम लोग इस तरह से देखें, अच्छा इसका तो एंगल तो भी तो नहीं पता है, नहीं इसका जो है ना 2/√3 होगा। थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग है, या तो वो कॉस ए की वैल्यू पूछता है, सेक ए की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो उसका तो रिवर्स होगा, है ना। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मिस प्रिंट है उसमें। 17, 18, 19 ये सब क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। एलसीएम 5, 10 है ना, 5, 7, 10, 92, इंटरनल डिवीजन, ये सब तो आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े होंगे ना। सेगमेंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, तो उसका फार्मूला तो दिया हुआ है mx2 nx1 प्लस m। आइए चलते हैं अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ, जो कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। तो मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूँ कि हर एक सेक्शन के लिए, हर एक मतलब कितना मार्क्स लिखेंगे, कितना यदि आप लिखेंगे तो कितना मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखिए सेकंड में 29 नंबर में, 21 नंबर में आपको क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या है? कि एक्स इनफाइनाइटली मैंने के एक्स प्लस 3y, के एक्स प्लस 3y माइनस के -3 इक्वल्स टू 0। उसके बाद दूसरा जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल्स टू 0। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का क्या होता था? जब दो लाइन पैरेलल हो जाती है, जब दो लाइन पैरेलल हो जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसके तो हर एक पॉइंट में क्या मेनी बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्या कहीं पर कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं इसका, है ना। मतलब इसके क्या है? बहुत सारे सॉल्यूशन है। और इसका कंडीशन क्या होता है? इसका कंडीशन ये होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो आप यदि इतना लिख दिए, ये कंडीशन, ये डायग्राम यदि आप बना दिए और इतना लिख दिए, तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, 1/2 मार्क्स मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब a1 अपॉन a2 क्या है? ये a1 और ये क्या है? a2 मीन्स k अपॉन 12
इक्वल्स टू 3/k, उसके बाद इक्वल्स टू k माइनस 3 डिवाइडेड बाय k। इतना यदि आप लिख दिए तो ये इसमें क्या मिल जाएगा आपको, हाफ मार्क्स मिल जाएगा, इतना यदि आप लिख पा रहे हैं तो। उसके बाद अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कह रहा है फिर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, k की वैल्यू को आपको क्या कर रहा है, फाइंड करने कह रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको सॉल्व करता हूँ, k/12, एक बार इसको लेके सॉल्व करता हूँ तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, हाफ मार्क्स मिल जाएगा। एक बार इसको लेके सॉल्व कीजिएगा तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 36, मीन्स k स्क्वायर k इक्वल टू क्या होगा +/6। ठीक है, तो इसमें आपको यदि यहाँ तक मिल गया तो ये इसमें आपको 1/2 मिल जाएगा। यदि यहाँ तक आप सॉल्व कर लिए तो ये इसमें 1/2 मिल जाएगा। अब जो बच गया आप उसको सॉल्व कीजिए। क्या बच गया, k/12 इक्वल्स टू, अब इससे कंपेयर कीजिए किससे, k-3 डिवाइडेड बाय k, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, k स्क्वायर इक्वल्स टू 12k माइनस 36। यदि इसको हम लोग इस तरह से करें, k स्क्वायर माइनस 12k, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये 36 क्या करें तो 12 भी आ जाए, 6 मीन्स k स्क्वायर -6k प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, k इंटू k -6 और ये क्या है k -6, ये क्या हो गया k -6 का होल स्क्वायर है ये, तो k बराबर क्या हो गया 6,6। अब यहाँ तक आप यदि सॉल्व कर पाए तो क्या हो गया 6,6। अब k की वैल्यू यदि आप फाइंड करेंगे, दोनों कंडीशन को यदि सॉल्व कर दिए तो आपको यहाँ तक हाफ मार्क्स मिल जाएगा। मतलब 2 मार्क्स में आपको 1.5 मार्क्स तो यहाँ तक मिल चुका है। लेकिन यदि आप इसका फाइनल सॉल्यूशन नहीं लिखते हैं, इसका यदि फाइनल सॉल्यूशन यदि आप नहीं लिखते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर कॉमन वैल्यू कौन कौन सा है, इसमें +/6 है और इसमें 6,6 है। मीन्स इसका जो तो वैल्यू ऑफ k होगा दैट, है ना, द वैल्यू ऑफ k दैट सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन, दैट विल क्या है k इक्वल्स टू 6। इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो सेक्शन बी का है ये क्या है 2 मार्क्स का है, और मैं आपको अभी 24 नंबर्स का है ना, 24 नंबर का ये बता देता हूँ, है ना, कि किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे 24 नंबर में। आइए, ट्वेंटी फोर का क्वेश्चन क्या है, 24 का क्वेश्चन सेक्शन बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। तो सेक्शन बी में देखिए कुछ इस तरह से आपको वो दिया रहेगा, डेटा गिवन है क्या कि भाई कॉट थीटा जो है ये 7/8 है। कह रहा इवेल्युएट करो क्या 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा इंटू
1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए? जैसे ही आपको दिमाग में क्लिक हुआ और आपने क्वेश्चन में लिखना शुरू किया, इसको लिखना शुरू किया, दिमाग में क्लिक हुआ, अच्छा मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, कैसे? 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप इसको लिखे, ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया? ये वही फार्मूला है ना, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। जैसे ही आप इतना क्लिक किया, इतना लिख दिए, तो 1/2 मार्क्स आप पा लिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसको? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर। आप इसको यहाँ से ऐसे लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या जानते हैं हम लोग? हम लोग तो इस आइडेंटिटी को कभी भूलेंगे नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कॉट थीटा। मीन्स क्या हो गया? कॉट थीटा का क्या है? ये स्क्वायर है। यदि आप इसको फिर कॉट थीटा की वैल्यू आप वहां पे पुट कीजिए, क्या है? 7/8। मीन्स ये कितना हो गया? 49/64। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना? यदि आप इतना सॉल्व कर पाएंगे तो इसके लिए आपको हाफ मार्क्स। ये यदि आप फार्मूला सॉल्व किए, उसके बाद यदि आप ये चीज कर लिए तो इसके लिए आपको हाफ मार्क्स। उसके बाद इस फार्मूला को यदि आप यूज किए तो 1/2, और इसको पुट करके जो आंसर निकाले तो 1/2। टोटल 2 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए कहानी को। पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ये सब चीज आप देख लीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, है ना? क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस सब आपसे पूछ रहा है। चलिए सेक्शन बी मेरा कंप्लीट होगा। सेक्शन बी का मैंने 2 क्वेश्चंस ले लिए। अब मैं सेक्शन सी पे आता हूँ। अब मैं सेक्शन सी पे आता हूँ। सेक्शन सी में मैं पहले करता हूँ 27, फिर करूँगा क्या 26। सेक्शन सी में इस तरह से अपन करेंगे। ठीक है, सेक्शन 27 में देखिए तो 27 में क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड जीरोस एंड द कोफिशिएंट। 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इस तरह से। तो हम अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या करते हैं? इसका जीरोस फाइंड करते हैं। भाई इसका जीरोस क्या है? तो इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए, इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए। अब इसको आप अरेंज कीजिए। जैसे आप इसको अरेंज करेंगे आपको मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अरेंज कीजिए इसको। 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, आप इसको कीजिए। अब 6 3 जा, है ना? हम लोग जानते हैं P इंटू क्यू ये क्या है? -18, और P प्लस क्यू होना चाहिए कितना? -7। तो क्या करें?
किस फॉर्म में आ जाए, तो 6 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से 3 कॉमन निकालिए, 3 कॉमन निकालिए तो 3x यदि आप कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा, 2x माइनस 3 प्लस उसके बाद यहाँ पे 1 कॉमन है, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। तो किस तरह से करेंगे, 3x प्लस 1 ये क्या हो गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जीरोस क्या आ गया आपके, एक तो आ गया हाँ आपका पास -1/3 और एक आ गया एंड 3/2, ये आपके पास जीरोस आ गया। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस कीजिएगा तो सम ऑफ जीरोस -1/3 प्लस 3/2 ये आना चाहिए। माइनस ऑफ माइनस का साइन लगाइए, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -3, उसके बाद सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x है वही तो गलत हो गया ना -7, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 6। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ये कितना हो गया 3 2 जा 6 तो -2 प्लस 2 3 जा 2 3 जा 3 3 3 जा 9, ये क्या आ गया 9 में से 2 गया 7/6 और इधर से क्या हो गया 7/6। समझे, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाइंग ये जो जीरोस आ गया, अब इस जीरोस को हम लोग वेरीफाई करेंगे। ये तो पता है ना कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ b बाय ए। b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट c बाय a होता है। ये मीन्स कोफिशिएंट या उसको बोल सकते हैं जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6 और कांस्टेंट कितना है -3, तो -3 डिवाइडेड बाय 6 ये कितना हो जाएगा -1/2। अब इसका प्रोडक्ट निकालिए, इधर से यहाँ से निकालिए तो -1/3 इंटू 3/2, 3 3 कैंसिल हो गया, मीन्स -1/2 इक्वल्स टू -1/2। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, यार यहाँ पर भी वेरीफाइड हो गया। इस तरह से हम लोग यदि पूरा करेंगे सब कुछ यहाँ तक निकालने के बाद रुकना नहीं है, ये सब चीज वेरीफाई करने बोल रहा था, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जा करके आपको इसमें 3 मार्क्स, यू विल गेट 3 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कह रहा है भाई इरेशनल नंबर है √5, उसको हमको प्रूव करके बता दो तुम। ठीक है, चलिए आइए आपको मैं बताता हूँ। इसमें 26 कहता प्रूव दैट √5 is an irrational number। ये चीज आपको कह रहा है भाई कि प्रूव करो। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और p और q में
जो कॉमन फैक्टर होगा वो को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम होना चाहिए मीन्स उसके फैक्टर जो है, फैक्टर उसका एक ही होना चाहिए। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है, ये इसको, ये √5 आपको क्या कह रहा है भाई, इरेशनल नंबर प्रूव कर रहा है। मतलब अब इसको कॉन्ट्ररी मेथड से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि मैं मान लेता हूं कि √5 जो है हमारा वो रैशनल नंबर है, तो मैं इस तरह से इसको लिख पाऊंगा, बाय कॉन्ट्ररी मेथड मैं √5 को क्या कर सकता हूँ, p/q लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि √5 इज एन रैशनल नंबर। लेट √5 इज एन रैशनल नंबर, जहां पता है q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और उसके बाद सबसे जो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम जानते हैं, जो फंडामेंटल जो हम लोग थ्योरम जानते हैं, उस फंडामेंटल थ्योरम से ये चीज पता चलता है कि भाई ये p और q एंड p एंड q शुड बी को प्राइम नंबर। कहने का मतलब है p और q यदि को प्राइम नंबर है तो p और डिवाइडेड बाय q, उसके बीच में एक ही उसका फैक्टर होना चाहिए, बाकी उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक ही फैक्टर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि 5 एंड 10 है तो 5 में 1 इंटू 5 और 1 इंटू 2 इंटू 5, इसमें देखिए दो कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम p एंड q को प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए? p एंड q इज आवर को प्राइम नंबर। अब क्या करते हैं हम लोग, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, आइए मैं क्या करता हूं, इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं। तो कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय p² अपॉन q²। अब इस p² के वैल्यू को मैं ये लिख देता हूँ 5q², इसको क्वेश्चन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, एक बात आप सुने होंगे फंडामेंटल थ्योरम से, यदि p² इसको डिवाइड कर रहा होगा, p² क्या, p² को, ये पूरी क्वांटिटी इसको डिवाइड कर रहा होगा, तो p को भी डिवाइड करेगा। p² यदि इसको डिवाइड कर रहा होगा तो p भी इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वैसे फंडामेंटल थ्योरम से मैं ये कह सकता हूं, जैसे मान लीजिए कि 625 को 625 को यदि 25 से मैं डिवाइड करूं तो पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है, और 625 को यदि मैं 5 से भी डिवाइड करूं तो ये भी पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। मीन्स ये देखिए, ये p² है और ये क्या है, p है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम यदि हम लोग यही चीज सीखे हैं फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि भाई ये यदि p² यदि इसको डिवाइड कर रहा होगा तो p को भी ये डिवाइड करेगा, या p भी इसको डिवाइड करेगा। सेम में यदि इसको p डिवाइड कर रहा है तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। आइए 27 नंबर हो गया। अब हम लोग इस सेक्शन में और भी एक एग्जांपल और कर लेंगे इस सेक्शन में, और फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री का ये क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। देखिए, किसी किसी में आपको क्या रहेगा, और करके दिया हुआ रहेगा, है ना, तो अपने को क्या करना है, इसमें से कोई एक सॉल्व करना है ना, दोनों नहीं सॉल्व करना है, और दोनों को सॉल्व करके मार्क्स मिलेंगे उतने ही, फालतू का हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग जो इससे और का लगा हुआ रहेगा तो इसमें से किसी एक को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए
मैं आपको 30 नंबर जो है ये प्रूव करने वाला है, मैं ये आपको बताता हूँ। थर्टी नंबर में क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये क्या है, √3 है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ, तो प्रूव करने बोल रहा है क्या, tan थीटा प्लस कॉट थीटा 1 है। देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो कैसे इसको प्रूव किया जाए, मुझे कुछ कुछ ख्याल आ रहा है ना, इसको देख करके हमको तो एक तो ख्याल ये आ रहा है कि भाई यहाँ पे ये √3 है, √3 कुछ तो है, और ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा है। यदि मैं इसको साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिखूंगा तो स्क्वायर स्क्वायर का टर्म कुछ खेला बनेगा यहाँ पर। आइए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे प्रोसीड करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, तो आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किस आपको दिख रहा है, ये कितना होगा 1, और यहाँ पर तो मैंने 1 लिखा है बट होगा कितना 3, क्या छोटे बच्चों 3 होगा ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना हो गया 3 हो गया। अब ये पता है ये क्या है 1 है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया साइन थीटा कॉस थीटा 1 के बराबर हो गया। मैं ये क्यों किया हूँ, क्योंकि यदि मैं इसको प्रूव करना चाहूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा इसको साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखना पड़ेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये क्या है 1 तो प्रूव करना है, तो मैं LHS ले लेता हूँ, LHS, ठीक है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कीजिएगा तो साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा को यदि यहाँ से लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यदि आप यहाँ से पुट करके रखिएगा तो कितना हो जाएगा 1, इससे क्या हो गया 1, ये क्या है RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। ये प्रोबेबिलिटी और का क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा अच्छे से। हाँ सेक्शन डी, सेक्शन डी 5 मार्क्स इच क्वेश्चन है ना, सेक्शन डी। एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than a passenger train to travel 130 kilometer 130 kilometer between the Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations, without taking into consideration the time they stop at the intermediate, मतलब intermediate स्टेशन जो रुकती है उस टाइम को नहीं कंसिडर करना है। तो क्या रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर more than that of passenger train,
फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, है ना। ये वर्ल्ड प्रॉब्लम में आता है, मिलेगा। ठीक है, तो आइए मैं इसको सॉल्व करता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं बोर्ड पे। बोर्ड पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बोर्ड पे यदि सॉल्व करेंगे लेट द एवरेज स्पीड ऑफ, है ना, इस तरह से लिखेंगे, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, है ना। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब कह रहा है कि भाई द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन का यदि x है तो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ये एक्सप्रेस ट्रेन का कितना हो जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन का कितना हो जाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अब ये तो हो गया, और बीच में कहीं रुकता है वो, है ना, 5 मिनट 10 मिनट, तो उसको कंसीडर नहीं करना है। कह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन को जो है 1 घंटा कम लगता है, और टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 132 किलोमीटर। यदि 130 किलोमीटर डिस्टेंस है तो पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, पैसेंजर ट्रेन टाइम इक्वल्स टू ये लगेगा आपको 132 अपॉन x। उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना लगेगा, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम ये कितना लगेगा, 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 11। समझ रहे हैं बच्चे लोग, x प्लस 11 आवर में है, आवर में है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, 1 घंटा कम लगता है एक्सप्रेस ट्रेन को। और देखिए ये क्या हो गया, यदि नीचे ज्यादा होगा, नीचे से ज्यादा होगा तो इसको तो कम टाइम लगेगा ही ना, इसको तो कम टाइम लगेगा ही। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको किसको ज्यादा टाइम लग रहा है, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, और इसको कम टाइम लग रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 आवर के इक्वल्स टू है, दोनों का डिफरेंस 1 के इक्वल्स टू है। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि किसी को ज्यादा लग रहा है, ये ज्यादा है तो इसका कम टाइम हो गया, ये ज्यादा है तो ये कम टाइम हो गया, तो मतलब ज्यादा टाइम हो गया, ज्यादा में से कम को माइनस कर दीजिए। वो किसके इक्वल है, 1 आवर के इक्वल है। सिंपल सा बात है, सिंपल सा फंडा है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, मेरे हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा या मैं सॉल्व करूं, अब तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा यार बहुत आसानी से। चलिए मैं करता हूं आपके लिए। एलसीएम निकालिए, ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 11, यहाँ से यदि कीजिएगा 132 पहले आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से यदि कीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 11 और यहाँ बचेगा माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ से कैंसिल हो गया, ये बचा आपको 132 इंटू 11, इसको इधर लेके जाइए, ये क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ठीक है, अब आइए इसको यहाँ पर लेके आ जाते हैं हम लोग, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 132 इंटू 11 इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टर करना पड़ेगा अपने को, इसका फैक्टर करना पड़ेगा।
एक्स स्क्वायर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये जो है कुछ कितना 1452, हाँ 1452 आ रहा है। यदि इसको हम लोग यदि कर कीजिएगा, इसका प्राइम फैक्टर आप लोग निकालिएगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 30, इस साइड आएगा तो निगेटिव आएगा बाबू, निगेटिव आएगा यहाँ पर। यहाँ पर निगेटिव आएगा, है ना। तो इसको करेंगे तो आएगा -452 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 44 माइनस 33 एक्स प्लस 44, ये क्या हो गया 0। अब x माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44, ये कितना हो गया 0। यहाँ से यदि हम लोग बात करें इसका तो ये आएगा x इक्वल्स टू 33 किलोमीटर पर आवर, और ये आ जाएगा x इक्वल्स टू -4। इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, निगेटिव वाले को। निगेटिव में स्पीड नहीं होती है, स्पीड पॉजिटिव में होती है। तो ये क्या होगा x इक्वल्स टू 33 किलोमीटर पर आवर, क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि मतलब ये चीज आप लोग कर लेंगे। उसके बाद दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ये कह रहे हैं 1 घंटा किसी को कम लग रहा है, तो दोनों को टाइम को क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, जिसमें से जिसका कम लग रहा है जिसका ज्यादा लग रहा है। और इसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, ये तो आप जानते ही हैं सॉल्व करना। और उसके बाद एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेम उसी पैटर्न पे ये स्टील वाटर में दिया होगा, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, है ना। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये सब भी है, ये सब जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये सब हो जाएगा आसान से। हाँ, उसके बाद हमारा सेक्शन डी खत्म हो गया क्या? सेक्शन डी एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद सेक्शन ई में, इसके बाद ये सेक्शन ई आ गया, है ना। केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको कह रहा है कि भाई अप्रैल टू जून में, मतलब दिया रहेगा, डेटा दिया रहेगा, है ना। मेनली ये वाला जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, केस स्टडी के क्वेश्चंस, ये सम ऑफ एपी जीपी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में लगेगा आपको, इस क्वेश्चंस में आपको ये फार्मूला लगेगा, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ये क्या है एपी का नंबर है, मतलब कितने टर्म्स हैं। उसके बाद ये क्या है फर्स्ट टर्म है, एंड उसके बाद डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये है आपके मैथ्स का बेसिक का एनालिसिस। उसके बाद मैं इनकमिंग जो अपना क्लास होगा उसमें और भी कुछ कुछ स्टैंडर्ड मैथ्स का जो है, जो आया हुआ है सैंपल पेपर, मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल यही था हमारा सैंपल पेपर, यही है। आप इसको देखिएगा, नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा और देखिएगा इसको, और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है ये भी आप देखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज यहीं पर इसको रखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, सी यू सून।